रिकॉर्ड करने लगा। तो हम बेटा डिस्कस कर रहे थे कि एसी और डीसी सर्किट्स में फर्क क्या होता है। तो अगले आर्टिकल्स में हमने यही पढ़ना है, एसी सर्किट्स को, डीसी सर्किट नहीं पढ़ने। उसकी वजह ये है कि बेटा हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है अल्टरनेटिंग करंट। तो उसके अंदर हमने बैटरी नहीं लगानी, हमने अल्टरनेटिंग करंट लगाना है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग सप्लाई लगानी है। तो आपको मैं अगले 3 आर्टिकल्स में यही समझाने जा रहा हूँ कि एसी सर्किट के अंदर जब रजिस्टर लगाते लगाते हैं तब क्या होता है, जब इंडक्टर लगाते हैं तब क्या होता है, जब कैपेसिटर लगाते हैं तब क्या होता है। ये 3 आर्टिकल्स आ गए, ठीक है। और ये बात समरी के तौर पर पहले लिख दिया गया है। आपकी बुक ने भी पहली 2 लाइनें यही लिखी हुई हैं कि एक बेसिक एलिमेंट एक डीसी सर्किट के अंदर रजिस्टर होता है, यानी बगैर रजिस्टर के आप कोई सर्किट नहीं बना सकते, ठीक है। यानी आपके पास तार होगी तो आप सर्किट बनाएंगे, अगर आपके पास वायर ही नहीं है तो आप सर्किट कैसे बनाएंगे। और जब वायर आप लगाते हैं तो उसमें जरूर रेजिस्टेंस भी होती है, चले थोड़ी ही सही, अच्छी वायर की थोड़ी रेजिस्टेंस होती है लेकिन होती तो है ना। और जब आप एसी सर्किट में देखेंगे तो आपको रेजिस्टर के साथ साथ इंडक्टर भी नजर आएगा, कैपेसिटर भी नजर आएगा। इंडक्टर का तो आपको अब तक पता चल गया हुआ है कि सर ने ये क्यों बोला कि डीसी में क्यों नहीं इंडक्टर हो सकता। क्योंकि बेटा आपको पता है कि इंडक्टर बनता ही तब है जब कोई चीज इंड्यूस हो कॉइल के अंदर। तो इंड्यूस किसने करना है, डीसी तो कर नहीं सकता। डीसी के अंदर तो तब्दीलियां नहीं होती ना। तो जिसकी वजह से हमें एसी करंट लगाना पड़ता है, और एसी करंट जैसे ही फ्लो करता है तो फ्लक्चुएशंस होती हैं, मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है, डायरेक्शन भी चेंज होती है, जिसकी वजह से इंड्यूस हो जाता है करंट। और उस चीज को, उस कॉइल को हम इंड्यूस होने की वजह से इंडक्टर बोल देते हैं। और अभी आपको आर्टिकल में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट। वैसे पढ़ाने को आज ही पढ़ा सकता हूँ लेकिन इसकी स्लाइड्स अभी रेडी नहीं हुई वैसे। अगर अगर आज ही पढ़ा दिया कैपेसिटर वाला तो इसमें स्लाइड्स के बगैर ऐसे ही समझा दूंगा, उसका फायदा फायदा कम होना है। तो मैं आज रात को स्लाइड्स बनाता हूँ और इंशाल्लाह इसको शुरू करेंगे कल। तो एसी थ्रू रजिस्टर वाला कर लेते हैं। अच्छा आगे देखें, कंट्रोल ऑफ सर्किट। इसमें रजिस्टर जो है वो वोल्टेज और करंट को दोनों को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। इसमें क्योंकि लगा ही रजिस्टर हुआ है तो ज़ाहिर है फिर उसी ने कंट्रोल करना है। तो आगे देखें, वोल्टेज एंड करंट। इसमें एसी सर्किट्स में रजिस्टर भी कंट्रोल करता है, इंडक्टर भी करता है और कैपेसिटर भी करता है। जाहिर सी बात है कि तीनों चीजें लगी हुई हैं, तो फिर जो चीजें लगी हुई उन्होंने वोल्टेज और करंट को कंट्रोल तो करना ही है जाहिर है। तो इसमें ओहम्स लॉ आप लगा सकते हैं, ठीक है। और इसमें सर्किट के अंदर रिस्पॉन्स एक्साइटेड व्हेन एक्साइटेड बाय अल्टरनेटिंग वोल्टेज। सर्किट का रिस्पॉन्स होता है जैसे ही आप, यानी सर्किट आगे से एनर्जी स्टोर भी करता है, रिलीज भी करता है। जैसे आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाते हैं तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की तब्दीलियां आती हैं। यही बात आगे हमने एक्सप्लेन करनी है, बस जरा पहले लिख दी हुई है ये वाली बात। तो आगे एक्सप्लेनेशन आने वाली है अब। आगे देखें जी। तो एसी थ्रू रजिस्टर क्या है, इसमें सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट तो कोई भी नहीं है वैसे, यहाँ पे प्योर रेजिस्टिव सर्किट लिखना था कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है। एक ऐसा सर्किट जिसमें रजिस्टर लगा हो, और रजिस्टर आपको पता है सीरीज में लगाना आपने, और एसी सोर्स के साथ लगा हो, इसको आप क्या कहते हैं। उस सर्किट को आप कह सकते हैं अ, कि ये एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। और इस वक्त यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया हुआ है कि एक रजिस्टर, रजिस्टर से मुराद ये नहीं है कि आप स्पेशल रजिस्टर लेकर आएंगे दुकान से और वो लगाएंगे। असल में रजिस्टर यहाँ पे कोई वायर है, कोई बल्ब है, कोई पंखा है, कोई भी लोड है जो कि आपकी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, ठीक है। जो कि आपकी दी गई एनर्जी को कंज्यूम करेगा। यहाँ पे जो सिंबल लगाया हुआ है ये वाला, यहाँ पे ये जो सिंबल है ये एसी सोर्स के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला भी एसी का ही लिखा हुआ है इसलिए। और ये वायर लगाई गई है, ये कोई भी लोड हो सकता है, कोई भी लोड, एनी लोड। और यहाँ से करंट फ्लो करेगा। तो ये सिंपल सी बात है, लेकिन इसके अंदर हमने देखना क्या है, मेन मकसद हमारा इन तीनों आर्टिकल्स में क्या होगा। वी विल स्टडी रिलेशनशिप। हमने रिलेशन देखना होगा, रिलेशन किसके दरमियान, बिटवीन वोल्टेज एंड करंट।
ये हमारा मेन मकसद होगा आर्टिकल्स का, तीनों आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स का नाम क्या होंगे? पहले का एसी थ्रू रजिस्टर होगा, दूसरे का एसी थ्रू कैपेसिटर, और तीसरे का एसी थ्रू इंडक्टर। इन तीनों में हम तीन अलग अलग अंदाज अपनाएंगे, जो किताब भी अपनाएगी। और उन तीनों अंदाज का मेन मकसद, तीनों अंदाज अपना के हम क्या चेक करेंगे? हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि वोल्टेज और करंट आपस में किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। अगर कोई लीड कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसकी मैथमेटिकल रीजन क्या है, उसकी लॉजिकल रीजन क्या है, उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करना है, और उसको फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो ये सारी बातें सेम हेडिंग के साथ बार बार रिपीट होंगी, और लास्ट पे हेडिंग हुआ करेगी कि इन सर्किट्स के अंदर पावर डेसिपेट होती है या फिर हमें मिलती है, यानी पावर खर्च होती है या फिर हमें मिलती है। तो अगर किसी में मिलती है तो क्यों मिलती है, तो ये सारी बातें हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ से इसको रेज करते हैं। तो मैं अगली स्लाइड में आपको सारा समझा देता हूँ, फिर वापस इस स्लाइड पर आते हैं, क्योंकि मैंने स्लाइड इसकी असल में अभी बनानी थी, तो बहुत सारा काम था एक। तो इंशाल्लाह आज रात को मैंने लगाना है ये 3-4 घंटे, और आपके 2-3 लेक्चर्स की स्लाइड्स मैंने आज बना देनी है। तो मैं अभी अगले अगली स्लाइड में आपको समझा देता हूँ सारा, फिर इसको रीड करते हैं बाद में आगे, ठीक है? यहाँ पे मैंने स्लाइड इसलिए खाली छोड़ी हुई है, यहाँ आपको समझाता हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ आपने जो लिखनी है फर्स्ट हेडिंग, वो बेटा आपने देनी है कि व्हाट इज आ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है? प्योर रेजिस्टिव, ठीक है? तो इसमें बेटा डेफिनेशन तो पूरी नहीं लिखना चाह रहा मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन मैं मेन मेन चीजें लिख देता हूँ कि द सर्किट, वो वाला सर्किट जिसके पास सर्किट हैविंग ओनली आ रजिस्टर, जिसमें एक रजिस्टर हो, इंडक्टर वगैरह ना हो, कैपेसिटर वगैरह ना हो। क्योंकि एसी सोर्स के साथ आप कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, इंडक्टर भी लगा सकते हैं, पीछे आपको यही तो बताया है। वो जो रजिस्टर, सिर्फ रजिस्टर लगता था वो सिर्फ डीसी सर्किट में था, लेकिन हम डीसी सर्किट नहीं पढ़ रहे। हमारे चैप्टर का नाम अल्टरनेटिंग करंट है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो हमने यही बस एसी सोर्स ही लगाना होगा। द सर्किट हैविंग ओनली रजिस्टर कनेक्टेड, और वो रजिस्टर जुड़ा हो, कनेक्ट हो किसके साथ? कनेक्टेड विद एसी सप्लाई। एसी सप्लाई, एसी सप्लाई कौन सी होती है? एसी सप्लाई का मतलब है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज देना आपने, डायरेक्ट नहीं देना, यानी बैटरी नहीं देनी है आपने, ठीक है? तो ये बात भी आपकी क्लियर होगी। उसके बाद आपको अगली हेडिंग में ये डायग्राम वगैरह बनानी पड़ती है। इसको हम प्योर रजिस्टर सर्किट को एक्सप्लेन कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं, लेकिन डायग्राम आपने अगर बनानी है इसकी, जो सर्किट डायग्राम है जो पीछे बनाई थी मैंने, तो वो आप बना सकते हैं जी। सर्किट डायग्राम दूसरी हेडिंग होगी, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, ठीक है? सर्किट डायग्राम में आपने क्या क्या शो करना होगा? सर्किट डायग्राम के अंदर आपने बेटा एक तो वोल्टेज शो करना है, वो भी एसी, ठीक है? तो सर्किट डायग्राम में पहले तो आपने एसी वोल्टेज शो करना है। तो एसी वोल्टेज के साथ आपने ये एसी का सिंबल ये होता है, इस तरह से एसी वोल्टेज शो करना है आपने। और फिर वायर लगा देनी है आपने एक, और इसके साथ आपने एक रजिस्टर या लोड शो करना है अब। तो लोड के लिए यहाँ पे मैं ब्लू कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये लोड है, लोड से मुराद रजिस्टर है कोई भी, ठीक है? और आपने इसको फिर कनेक्ट कर देना है अपने एसी सप्लाई के साथ। तो इसका नाम आपने रखा लोड, यानी रजिस्टर आर, और ये आपका वोल्टेज है वी। ये कौन सा वोल्टेज है? ये एसी वोल्टेज है, ठीक है?
इसके अंदर ज़ाहिर करंट बह रहा होगा और इसके अंदर से करंट गुजरेगा। लेकिन ये याद रखना आपने कि एसी वोल्टेज में ये होता है कि कभी ऊपर वाला प्लस हो जाता है और कभी माइनस। ये प्लस है अगर फिलहाल, तो ये प्लस माइनस सिर्फ तब तक रहेगा जब तक पॉजिटिव हाफ साइकिल है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ तक प्लस रहेगा, बस ये वाला। ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये अब ऊपर वाला प्लस नहीं रहेगा, थोड़ी देर के बाद जब ये नेगेटिव आ जाएगा साइकिल। ये देखें अब, नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो अब जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा आपके अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, तो आपको पता है कि उस लम्हे ऊपर जो पहले प्लस था अब क्या बन जाएगा, अब नेगेटिव बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा, प्लस प्लस। इस तरह से बार बार फ्लक्चुएट करता जाता है, ठीक है। तो ये आपने साथ आपने बना दिया। लेकिन ये वेव फॉर्म की हेडिंग बाद में देते हैं, ये मैं वैसे आपको समझाने के लिए साथ साथ डायग्राम बना दिए, ठीक है। इसको फिलहाल रेज करते हैं। तो ये आपके पास सर्किट डायग्राम होगी। सर्किट डायग्राम के बाद आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है बेटा। आगे हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन की तीसरी हेडिंग। तो एक्सप्लेनेशन में आपने क्या करना है, इसमें आपने जो भी चीजें आगे बतानी है उसको आपने एक्सप्लेन करना है भाई, मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन करना होगा आपको ज़ाहिर है। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर आपने ये बोलना है कि हमारे पास सर्किट है और उसका वोल्टेज, ये सर्किट पीछे दिखा दिया अब आपने, वैसे सर्किट डायग्राम के अंदर आपने कहना है हम जानते हैं कि जो वोल्टेज है एज द इंस्टंटेनियस, क्योंकि ये जो वोल्टेज होता है ये आपको पता है बार बार बदलता है, तो इसकी जो इक्वेशन है वी वाली, वो असल में इंस्टंटेनियस वोल्टेज की है, इंस्टंटेनियस, हर एक लम्हे का इंस्टंटेनियस वोल्टेज ऑफ एसी सप्लाई इज गिवन बाय, वो फार्मूला आपको आता है जो आपने जनरेटर से, जनरेटर वाले आर्टिकल से बनाया था, वो जनरेटर से बनाया था आपने, वो फार्मूला क्या था। फार्मूला बेटा आपके पास ये था, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, याद है आपको। ये फार्मूला था आपका, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। तो बेटा इसको आप इक्वेशन वन कह लें फिलहाल, इक्वेशन वन, क्योंकि हमने रिलेशनशिप बनाना ना, मेन मकसद तो ये है, रिलेशनशिप ड्राइव करना आपने किसके दरमियान, वोल्टेज और करंट के दरमियान। तो वोल्टेज की इक्वेशन तो आ गई है, अब मुझे करंट की चाहिए। तो यहाँ मैं बता सकता हूँ कि वी नॉट क्या है और ये जनाब वी क्या है, सबको पता है कि वी नॉट पीक वैल्यू है, ठीक है। ये क्या है, ये मैक्सिमम या पीक वैल्यू है किसकी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। तो ये पीक वैल्यू होगी। उसके बाद आपने बेटा करंट की तरफ जाना है, वोल्टेज का फार्मूला बन गया, इससे क्लियर होता है कि वोल्टेज की जो फॉर्म बनेगी वेव फॉर्म, वो साइन वेव फॉर्म बनेगी। कैसे पता चला आपको, क्योंकि बेटा यहाँ पे आप चेक कर ले कि वोल्टेज सिर्फ थीटा पर डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा की जो वैल्यूज होंगी ना वही वोल्टेज की वैल्यूज होनी है, क्योंकि वी नॉट बेचारा कांस्टेंट है। तो ये इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि ये साइन का ग्राफ ही असल में अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ साइन कर्व इसी वजह से कहलाता है, क्योंकि इसका फार्मूला ये कह रहा है कि जो बिहेवियर साइन थीटा के ग्राफ का होगा, जो शक्ल और सूरत साइन थीटा के ग्राफ की होगी वही वी की होगी। और साइन थीटा का ग्राफ मैथ वाले बच्चे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो साइन कर्व किस तरह, या जो पीछे जो ग्राफ बनाते रहे हम वो सारे साइन कर्व ही थे, ठीक है। तो वोल्टेज का ग्राफ तो हमारे सामने आ जाएगा, वोल्टेज का ग्राफ तो हमने फैसला कर लिया, साथ साथ ग्राफ बनाते जाते हैं फिर। और साथ में आपको ग्राफ यहाँ पे बना देता हूँ नीचे, चौथे नंबर पे ग्राफ यहाँ पे शो कर देते हैं, इसी चीज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, ठीक है। ग्राफ साथ साथ बना देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये वी का ग्राफ मिल गया, सब बच्चों को पता चल गया कि ये साइन कर्व होगा, साइन कर्व। ये देखो साइन कर्व बनाने के लिए, तो यहाँ पे साइन कर्व बना देता हूँ मैं, इसी ग्रीन से इसी से बना लेता हूँ ये जो, ये ठीक है। ये आपका वोल्टेज हो गया बेटा, वोल्टेज मैंने बना दिया। अब करंट के लिए मुझे फार्मूला चाहिए करंट का, जब तक करंट का फार्मूला नहीं आएगा तब तक तो करंट का ग्राफ भी नहीं बनना, ठीक है। तो अब बेटा करंट का फार्मूला कहाँ से लेंगे,
आपको पता है वोल्टेज के फार्मूले से करंट का फार्मूला हासिल हो जाना। अगर मैं वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूं, तो आपको पता है ना कि वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करने से करंट बनता है। ये चीजें मैं रेज करता हूँ पीक वैल्यू। ये देखें अब। तो यहाँ पे बेटा आपने अब वोल्टेज से करंट बनाना है, तो डिवाइडिंग बाय इस इक्वेशन को अगर आप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय रेजिस्टेंस यानी आर, तो रेजिस्टेंस से डिवाइड करके आपके पास क्या हासिल होता है बेटा, वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करो, तो इस तरफ भी डिवाइड करना है। ये पूरी एक ही टर्म है, वी नॉट ओवर आर कर दिया तो बस ठीक है। अलहदा अलहदा साइन थीटा को ना करना शुरू कर देना आप। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जब प्लस माइनस लिखा हो फिर तो बंदा इसके अलहदा अलहदा डिवाइड करे, लेकिन जब वी नॉट साइन थीटा एक ही टर्म है, पूरी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर आपने दोनों के नीचे आर नहीं लिखना, ठीक है। तो आप चेक करें कि वी ओवर आर किसके बराबर आएगा ये। तो वी ओवर आर आपको पता है कि ये करंट होता है। तो यहाँ पे आ जाएगी करंट की इक्वेशन। तो ये आ जाएगा करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। तो इस दूसरी इक्वेशन से क्या पता चल रहा है आपको, इसका ग्राफ कैसा होगा। इस दूसरी इक्वेशन से भी यही पता चल रहा है कि इसका ग्राफ भी साइन थीटा वाला ही होगा, ज़ाहिर है होगा ना। लेकिन बेटा अब इसकी पीक का फैसला करना है कि किसकी पीक छोटी और किसकी बड़ी होगी। तो किसकी पीक छोटी और किसकी बड़ी, इसके बारे में आप बताएंगे जी मुझे, क्योंकि आप पता नहीं जाग रहे हैं या सो गए हुए हैं, इसके लिए मुझे पहले चेक करना पड़ता है बार बार पूछ के आपसे। तो भाई बताएं कि मैं किसकी पीक छोटी बनाऊं किसकी बड़ी। वोल्टेज की तो मैंने बना दी हुई है जो भी बनानी थी। आप बता दें करंट की मैं इस वोल्टेज से बड़ी बनाऊं या छोटी बनाऊं। ग्राफ के अंदर शो करना ना करंट को। तो करंट के लिए वैसे मैं कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ। करंट के लिए मैं ब्लू कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ। आप लोग सोचें, जल्दी जल्दी बताएं। सर करंट की छोटी होगी। करंट की छोटी पीक क्यों होगी पुत्र, ये भी अब आपको ही बताना पड़ेगा। किसी और को पता तो वो बता दे भाई। क्योंकि आगे रजिस्टर लगा हुआ है। जी जी। तो वेरी गुड, रजिस्टर। शाबाश। रजिस्टर लगा हो तो जो वोल्टेज पीछे से देंगे, वो रजिस्टर की वजह से। मेरी बात सुने ध्यान से जरा, यहाँ पे हमने कौन सा भी इंडक्टर वगैरह लगाया हुआ है, ठीक है। इंडक्टर लगे तो ओहम्स लॉ वगैरह, चलो वहां पे थोड़ा मसला करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर है, एक सिंपल सा सर्किट है, सिंपल सी तार लगाई हुई है, कोई बल्ब वगैरह लगाया हुआ है। तो यहाँ पे तो आपको पता है कि ओहम लॉ लग सकता है। तो ओहम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर के मुताबिक, अगर आई की कोई वैल्यू है तो आर के साथ मल्टीप्लाई होके फिर वी की वैल्यू बनेगी। और आप सबको पता होता है कि आम तौर पर आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है, पता है कि नहीं भाई। आपको पता है ना, हर तार की वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा ही होती है ज़ाहिर है वन से। तो हम ये जानते हैं कि आर हमेशा किसी भी वायर का हो, किसी भी चीज का हो, रेजिस्टेंस 1 ओहम से ज्यादा ही होती है। इवन आपने जो रजिस्टर पढ़े थे वो आपने मेगा ओहम के पढ़े थे, आपने कोई न्यूमेरिकल ऐसा किया था जिसमें ये लिखा हो कि जनाब ये रजिस्टर है और इसकी वैल्यू 2 ओहम है या 5 ओहम है। हालांकि 5 ओहम होती तब भी ठीक था, तब भी वन वन से ज्यादा ही है। लेकिन आपने तो मेगा ओहम पढ़ी हुई है, मेगा ओहम है जनाब, 1000 ओहम है, 2000 ओहम है, 500 ओहम है। आमतौर पर छोटे से छोटे रजिस्टर की वैल्यू भी 200 400 ओहम तक होती है, ठीक है। तो ये वन से हमेशा जब बड़ी होती है किसी भी वायर के केस में, तो फिर तो वोल्टेज की वैल्यू आप बताएं क्या आएगी। अगर मैथमेटिकली देखा जाए कि ये वैल्यू आर की वन से बड़ी कोई भी वैल्यू लेट कर लो, ये जब करंट से मल्टीप्लाई होगी तो वी बड़ा ही निकलेगा, ठीक है। तो यहां से फिर आप चेक कर लें कि आई आर का फैक्टर ये बढ़ जाएगा और ये असल में वी बढ़ जाएगा इससे ही। तो आई आर के फैक्टर के बढ़ने से आई ने थोड़ी बढ़ना है, वी ने बढ़ जाना है। तो किससे ज्यादा होना है वी ने फिर, भाई वी इक्वल टू आई आर के मुताबिक यहाँ से क्या पता चला आपको, कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, करंट की या वोल्टेज की। वोल्टेज की। तो पहले आप किसकी बोल रहे थे, वैसे मैं सुना नहीं ध्यान से, किसकी बोली थी पहले।
सर पहले मैंने कहा था करंट की वैल्यू छोटी होगी। करंट की वैल्यू छोटी होगी। चलिए ठीक जी। है फिर। तो यहां से पता चलता है कि वोल्टेज की वैल्यू करंट से बड़ी होगी। तो इसका मतलब कि मैं अगर पीक बनाऊं करंट की, तो वो छोटी बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं पीक बना लगा हूं करंट की। तो यहाँ से ये पीक छोटी बना दी मैंने। अच्छा, ये हो गया करंट। अगला सवाल आपसे ये है मेरा। अच्छा, अगला सवाल ये है कि हमने वेव फॉर्म बनाते हुए इन दोनों को इस तरह इन फेज क्यों शो किया है? भाई, इन फेज शो करने का भी कोई रीजन होगा ना, इन फेज शो कैसे कर दिया मैंने? तो आपको क्या लगता क्योंकि है क्यों इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो आप। अच्छा, तो उसके बाद बताएं जी आपके इन फेज मैंने क्यों लिया दोनों को। क्योंकि मैं इनमें आगे फेज पीछे भी कर डिफरेंस सकता था नहीं है। दोनों में। फेज डिफरेंस नहीं है। फेज डिफरेंस कैसे नहीं है बताओ। क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं और एक ही पॉइंट से नहीं, वो। ये तो अब मैंने बनाया जब, तो फिर आपको पता चला ना कि एक पॉइंट पे मीट करें। मैं जी। बनाने से पहले मैं क्या सोचा कि मैं इसको इन फेज कर दिया। मैं आगे पीछे से भी शो कर सकता था करंट को, लैग लीड भी करवा सकता था। अब तो डायग्राम बन गई है, तो अब आप उसकी तरफ देख के ना बताएं। आप ये समझे कि डायग्राम बनाने से पहले मेरे जहन में क्या आया कि मैंने इसको इन फेज शो कर दिया। कोई रीजन तो होगी ये इसकी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे इस वजह से। हाँ, क्योंकि ये जो इक्वेशंस हैं करंट की और वोल्टेज की, आप गौर से देखें तो करंट की और वोल्टेज की जो इक्वेशंस है बेटा, इसमें दोनों इक्वेशंस में वोल्टेज में भी और करंट में भी जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ साइन थीटा पर ही डिपेंड कर रही हैं। किस पर डिपेंड कर रही हैं? साइन थीटा पर। इसका मतलब कि जिस तरह फ्लक्चुएशंस वोल्टेज की होनी है, उसी तरह करंट की होनी है। बस प्रॉब्लम ये है कि करंट जरा थोड़ा कम होना है, वोल्टेज जरा ज्यादा होना है। उसकी पीक इसीलिए हमने कम बनाई है। अगर तो इक्वेशंस में एक फर्क होता, कोई और चीज साइन की जगह आ जाती, फर्ज करे कॉज आ जाता। तो कॉज अगर आ जाए तो आपको पता कॉज का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है, ऊपर से यहाँ से, ठीक है। तो कॉज की फिर यहाँ से ऊपर से शुरू होनी थी, क्रस्ट से। तो मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा आपको कि यहाँ पे दोनों इन फेज क्यों दिखाए गए हैं, ये सारा कुछ। आगे बढ़ूं फिर मैं? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर हमने इनको ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग नहीं देखा कि ओम्स लॉ में दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात भी है, लेकिन ये भी याद रखना है कि इक्वेशंस भी दोनों की सेम ही है। ज़ाहिर है ओहम्स लॉ के अंदर तो देखा ही है, ओहम्स लॉ में से डायरेक्टली क्वेश्चन है ही, फिर तो हर करंट हर वोल्टेज का डायरेक्टली क्वेश्चन ही होता है। यहाँ पे तो वैसे भी ओहम्स लॉ लग रहा है। तो आगे जाके आपको इक्वेशन देखनी पड़ेगी, वहां ओहम्स लॉ तो नहीं लगेगा। तो इक्वेशन दोनों की देखेंगे आप, जिसका भी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों? यस सर। कोई बच्चा ऐसा जिसको ये अभी तक क्लियर नहीं है, कोई क्वेश्चन है किसी का, तो आगे बढ़ूं फिर मैं? तो आगे निकलते हैं जी। ये स्लाइड मैंने खाली छोड़ी हुई थी, यहाँ पे समझाना था। अब आगे देखें यही चीजें आ जाएंगी तो वापस। एक मिनट, इसको रेज करना पड़ना सारे को। क्लियर ऑल। हाँ, तो इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने आई। कौन कौन सी खूबियां सामने आई हैं? सबसे पहली कि जो एसी थ्रू रजिस्टर आर्टिकल में हमने सीखा कि वोल्टेज और करंट हमेशा सेम फेज में होते हैं, या इन फेज कह ले इसे। क्या कहते हैं? इन फेज। वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। अब आपने बताना है, बल्कि तूबा बताएगी कि इसमें फेज डिफरेंस कितना होगा। वोल्टेज और करंट इन फेज है, तो फेज डिफरेंस क्या होगा इसका? तो फेज डिफरेंस के लिए मैं पीडी लिख रहा हूँ। तो फेज डिफरेंस जी चेक कर लेते हैं क्या कहा है जिसने। रिमशा कहती है कि सर हमने साइन क्यों लिया, क्या क्यों नहीं ले लिया भाई? ओ बच्चों, रिमशा कौन सी अब पता नहीं। ये सुनो जरा अब। जब साइन बनाई उसमें देखो, आप कौन से फार्मूले में साइन की बात कर रही है, करंट वाले में या वोल्टेज वाले में? क्योंकि करंट वाला तो मैंने वोल्टेज से ही बनाया है। तो आप जरूर वोल्टेज वाले फार्मूले में ही पूछ रही होंगी कि सर साइन क्यों आया है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि साइन वाला फार्मूला ये मैंने अब पहली दफा नहीं लिखा। ये वाला फार्मूला जो है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, ये जनरेटर वाले आर्टिकल में पढ़ा आया था आपको। बस यहाँ पे v की जगह पे e होता था, और यहाँ वी नॉट की जगह पे ई नॉट, और ई नॉट उससे पहले
नवाब था पहले वो नवाब हुआ करता था, फिर उसके बाद उसके बेचारे को नवाबी छोड़नी पड़ी। तो नवाब लिखा हुआ था और साइन, ये हमने जनरेटर वाले आर्टिकल में प्रूव किया हुआ है। तो आपको ये सवाल वहां पूछना चाहिए था कि सर ये नवाब साइन थीटा कैसे आया। वैसे तो वहां पे कोई पूछा नहीं किसी ने, तो ये वैसे पता चल गया था सबको। इस पर मैं आपको पता 3 दिन लगा दिए थे साइन थीटा को समझाने के लिए कि साइन कर्व कैसे बनी है, उस ग्राफ को समझाने के लिए। तो साइन का ग्राफ वैसा ही होता है जैसा अल्टरनेटिंग वोल्टेज का होता है। एक तो मैथमेटिकली हमने प्रूव किया था इसको, साइन कैसे आया, ठीक है। और दूसरा मैं आपको रीजन एक और बता देता हूँ, मैथ में साइन का भी एक ग्राफ होता है, क्योंकि साइन का टेबल होता है ना, साइन की वैल्यूज होती हैं कुछ, आपने पढ़ा होगा। साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है, और थीटा डिफरेंट हो, 0 डिग्री पर साइन 0, 90 पर 1, 180 पर दोबारा 0, 270 पर -1। तो बिल्कुल वैसे ही इसका ग्राफ बनता है जैसे आपके अल्टरनेटिंग वोल्टेज का बनता है। ये देखें ऊपर नीचे ऐसे, यहाँ पे आपका ये साइन आंसर देता है 0, यहाँ पे, यहाँ पे 0 देता है, यहाँ पे साइन 90 पर आंसर देता है 1, यहाँ पे 180 पर दोबारा 0 दे देता है, यहाँ पर देता है -1, यहाँ पे दोबारा 0 देता है। ये साइन का ग्राफ बनाया है। आप कैलकुलेटर पर चेक कर लें कि साइन 90 पर 1 होता है, 180 पर 0 होता है, 270 पर -1 होता है, और 360 पर 0 होता है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? जी याद आ गया है जी, रेमिशा, शुक्र है आपको याद आ गया पुत्र। अच्छा, तूबा ने बताया जी वो जो फेज डिफरेंस है वो 0 होगा, ठीक है। तो ये मैं सारा रेज करूं पहले। तो फेज डिफरेंस आपको पता चल गया कि 0 होता है इस केस में। वोल्टेज और करंट इन फेज, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि वोल्टेज और करंट इस केस में इन फेज रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से पीछे से वोल्टेज में तब्दीली आती है, बिल्कुल वैसे ही करंट भी फ्लक्चुएट करता है। और ये बड़ा सादा आर्टिकल है, इसमें पीछे से जो वोल्टेज दिया गया है, आगे कुछ भी कोई और चीज लगाई नहीं गई, सिर्फ एक तार लगाई हुई है। और इस सादे से सर्किट के अंदर कुछ और नहीं लगा हुआ, जिस वजह से जिस तरह वोल्टेज में तब्दीलियां आ रही हैं, बिल्कुल वैसी ही तब्दीलियां करंट में भी आ रही हैं। लेकिन करंट बेचारा थोड़ा सा कम हो गया है ड्यू टू द डेसिपेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, रजिस्टर की वजह से। तो अब देखें वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, यानी जो क्या नाम है उसका फेज डिफरेंस, वो हो गया जी 0। आगे देखें, इस ग्राफ में भी आपको वही चीजें नजर आ रही है जो मैंने पीछे बनाई है। क्या पीक वैल्यू आई की छोटी नहीं है यहाँ पे? छोटी है ना? तो बस ठीक है, आगे बढ़े। आप इंस्टेंटेनियस पावर पर आते हैं। पावर के लिए ना मुझे एक और इसमें समझाना पड़ेगा, एक चीज छोटी सी। आपने एक बात याद रखनी है कि अगर पावर का आंसर प्लस आ जाए, पावर का आंसर क्या आ जाए, प्लस, तो इसका मतलब होगा कि पावर खर्च हुई है। इसका मतलब होगा डेसिपेशन, यानी पावर उस सर्किट के अंदर हमारी लगी है, उस सर्किट ने हमें दी नहीं है पावर। वो सर्किट बैटरी नहीं है, वो कंज्यूमर है, उसके अंदर कोई कंज्यूमर लगा हुआ है। तो डेसिपेशन असल में पॉजिटिव पावर को शो करेगी। और अगर पावर नेगेटिव आ जाएगी, पावर का आंसर अगर नेगेटिव आएगा, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब कि हमने गेन की है, उसका मतलब कि हमने एनर्जी गेन की होगी, ठीक है। एनर्जी गेन कह लो, एनर्जी डेसिपेट हुई थी, एनर्जी गेन हुई। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है कि मैं पावर को एनर्जी कैसे कह रहा हूँ? पावर गेन की बजाय मैं एनर्जी गेन लिखा है, क्या पावर को एनर्जी कह सकते हैं आप किसी भी सेंस में? पावर को एनर्जी कहने के लिए देखो, पावर का फॉर्मूला आता है आपको, पावर होती है WG/T। और टाइम तो सबके लिए सेम ही होता है, तो अगर पावर को देखा जाए तो पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम को ही तो पावर कहते हैं। एक बैटरी की एनर्जी जो उसने डिलीवर की यूनिट टाइम के अंदर, वही उसकी इलेक्ट्रिक पावर बनी। चैप्टर 13 में पढ़ाया भी होगा आपको कि जो बैटरी वर्क डन कर रही है चार्जेस के ऊपर, जो एनर्जी सप्लाई कर रही है, उसी एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। जो नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब कि उस सर्किट ने हमें एनर्जी दी है। और अगर पावर का आंसर पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब होगा कि सर्किट ने हमारी एनर्जी को खर्च किया है। तो यहाँ पे तो सर्किट के अंदर रजिस्टर लगाया हुआ है। रजिस्टर तो एक वोल्टेज ईटर कहलाता है। रजिस्टर का दूसरा नाम क्या है? वोल्टेज ईटर। इसका मतलब कि वो वोल्टेज को खाता है, और वोल्टेज उसके अंदर से गुजरते हुए कम होते हैं, ये कह लो। जब करंट उसके अंदर से गुजरता है तो डेसिपेट होती है एनर्जी। तो हम देख लेते हैं इसका पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। इसके लिए हमें
तमाम क्वार्टर में चेक करना पड़ेगा, क्वार्टर वाइज देखना पड़ेगा। तो ब्लू कलर से मैं चेक करता हूँ, ये देखो पहले क्वार्टर के अंदर, इस पहले क्वार्टर के अंदर आपने बताना है कि वी और आई दोनों पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बताएं जल्दी से। अक्सर जल्दी बताओ पुत्र, यहाँ पे वी और आई फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो पावर का आंसर आएगा ये पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है बच्चे। यहाँ देखिए मैंने पॉजिटिव लिख दिया, पावर पॉजिटिव आएगी। अच्छा, अब इस दूसरे क्वार्टर में बताएं आप, दूसरे क्वार्टर में देखें, दूसरे क्वार्टर उधर में भी भी पॉजिटिव है। उसमें भी पॉजिटिव ही है, उसमें भी पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अभी पहले और दूसरे क्वार्टर में ये पता चला कि इस सर्किट ने हमारी एनर्जी को डेसिपेट करना है, खर्च करवाना है। और तीसरे क्वार्टर में बताने के लिए तशरीफ ला रही हैं, कौन भाई तशरीफ लाएगा? तूबा ही बता दे बेचारी, जल्दी करो भी। नाम यहाँ पे अब कुछ शो ही नहीं हो रहे, जल्दी करें जी जल्दी, शाबाश। तैयबा फरियाद भी है यहाँ पे, चलें इससे पूछते हैं। तो हमारा भी है, नेगेटिव होएगा जी। अच्छा जी, नेगेटिव होएगा, ठीक है जी। मैं पूछा किसके बारे में? और भाई पहले मेरा सवाल तो सुन लो। मैंने पावर के बारे में पूछा पुत्र। आप लोग पावर को निकालने के लिए वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई किया करें पहले। ये पावर का फॉर्मूला बताता हूँ, ये नीचे लिखा भी हुआ है देखो। पावर होती है, ये देखो अब दोबारा लिखता हूँ। पावर का फार्मूला एक जरा याद रखना है आपने, पावर का फार्मूला छोटी क्लास में बनाया भी था। P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई। ये जोल्स लॉ के अंदर बनाए हुए हैं, ये सारे फार्मूले पावर के हैं, ये वाले सारे फार्मूले, ठीक है। पता चल गया आपको? इसमें ये वाला फार्मूला देखो, ये वाला इस्तेमाल हो रहा है। तो वी आई, इससे हम पता लगा रहे हैं कि पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि हमारे पास दो ही वैल्यूज हैं, एक वी है और एक आई है ग्राफ के अंदर। तो ये जो फार्मूले के अंदर जो हमारी वैल्यूज हैं वही वाला लगाएंगे ना। तो पहले फार्मूले में तो आई स्क्र आ रहा है, आर तो हमारे पास यहाँ शो हुआ नहीं, और दूसरे फार्मूले में वी स्क्र ओवर आ रहा है, इसलिए हम दरमियान वाला फार्मूला लगा रहे हैं पावर को चेक करने के लिए। तो तीसरे क्वाड्रेंट में आई और वी दोनों नेगेटिव हैं। तो जब आई और वी दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, कितना आएगा? नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या आता है? पॉजिटिव आता है, ठीक है। पॉजिटिव। तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव आ गया, और इस फोर्थ में भी क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। और आगे फिफ्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव, सिक्स में भी पॉजिटिव, आगे अगर सेवन होता उधर भी पॉजिटिव। हर जगह पावर का आंसर पॉजिटिव आता जा रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि पावर डेसिपेट हो रही है, पावर खर्च हो रही है, ठीक है बच्चे। ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है जी। तो ये जी मैं कमेंट चेक कर रहे क्या, इसका भी पॉजिटिव, पॉजिटिव मगर सर इसका स्केयर भी तो है। कहाँ स्केयर है पुत्र? बेटा स्केयर वाला फार्मूला मैंने लगाया नहीं है ना। आप स्केयर लेंगे तभी तो पॉजिटिव ही आना ना। आप अगर ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो तभी तो आपको पॉजिटिव मिलना है। आई नेगेटिव अगर पुट करेंगे, नेगेटिव करंट पुट करेंगे तो उसका स्केयर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो जो सा मर्जी फार्मूला लगा लो, आंसर तो पॉजिटिव ही आना आपका। सर क्या पावर का आंसर नेगेटिव नहीं आता कभी भी? बेटा सबर तो कर लो, अगले आर्टिकल्स में जाने दो, फिलहाल इस आर्टिकल में तो पॉजिटिव ही आया है। अगले एसी थ्रू इंडक्टर में, एसी थ्रू कैपेसिटर में, उसमें आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो फिलहाल ये पॉजिटिव ही है। एसी थ्रू रजिस्टर में पावर का आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा, मेन चीज है इसका मतलब समझना। आंसर अगर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब है कि इस सर्किट से हमें एनर्जी नहीं मिलनी, इसने हमारी एनर्जी को खर्च करना है बस। ये एक खर्च करने वाला सर्किट है, इसमें हीट पैदा होगी, ये तार गर्म होगी, जो हमारी एनर्जी है वो यूज होगी, कंज्यूम होगी, ठीक है। पता चल गया? पावर डेसिपेट हो रही है, बस खर्च हो रही है। तो ये सारी बातें, अच्छा एनर्जी गेन हुई, एनर्जी डेसिपेट हुई, ये सब बातें क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी बच्चे का? अब ये ड्राइंग रेज कर दूं मैं सारी। अब आगे देखें, तो यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी, इफ वन इंक्रीजेस या डिक्रीजेस अदर द सेम। ये ऊपर वाली बात पहले पढ़ ली होगी आपने, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसी में मैंने ये दूसरी लाइन नहीं पढ़ी थी। तो इसका मतलब क्या है ये सुन ले। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक वैल्यू अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट इंक्रीज करता है तो दूसरा भी वही करेगा। अगर कोई एक इंक्रीज करता है
या डिक्रीज करता है तो दूसरा भी वही करेगा। वही करेगा मतलब वो भी उसी तरह से इंक्रीज या डिक्रीज होगा, क्योंकि इनमें दोस्ती है। वोल्टेज और करंट में क्या है? दोस्ती। ये बात याद रखनी है कि V और I इस आर्टिकल में, V और I AC थ्रू रजिस्टर में दोस्त हैं। और दोस्त हैं का मतलब कि इन दोनों में फेज डिफरेंस नहीं है, जीरो है। और ये इन फेज भी हैं। ये सारी बातें एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंस्टेंटेनियस पावर में क्या लिखा हुआ चेक करें। द पावर एट एनी इंस्टेंट इन द सर्किट कैन बी फाउंड बाय एनी फार्मूला, जो भी आपको दिया हुआ है नीचे देखें, तीनों में से कोई भी वैल्यू आपको आप पुट करें, आपके पास आंसर पॉजिटिव आएगा। दीज इक्वेशन सेटिस्फाइड व्हेन वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। अच्छा बेटा, ये इन इक्वेशंस को हम इस्तेमाल करके जो आंसर निकाल रहे हैं, वो बेटा ये आपको पता है इन फेज है फिलहाल, तो इस वजह से आंसर आ रहे हैं। आगे दो आर्टिकल्स आएंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई इन फेज जब नहीं है, फेज लैग और लीड, तो तब हमने क्या करना है। अब टाइम खत्म होने वाला, जल्दी से मैं ये आर्टिकल खत्म करना चाहता हूँ। तो अगली स्लाइड्स देख लें, इसमें आपको सारी समझ आ जानी है। तो ये चेक करें, जो भी चीज मैंने पीछे पढ़ाई है उसका एक सब उसकी समरी है। तो ये चेक करें, पावर का ग्राफ जो बन रहा है, पावर का ग्राफ चेक करें। पी के साथ जो उन्होंने कलर लगाया हुआ है, एरो लगाया हुआ है, क्योंकि आई और वी तो पहले के बने हुए हैं। तो अभी जो बन रहा है ग्राफ आपके सामने, आंखों के सामने, वो कौन सा ग्राफ है? वो पावर का ग्राफ है। और ये ऊपर को ही बन रहा है, नीचे को नहीं जा रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्योंकि ये पॉजिटिव है। हमेशा पॉजिटिव होती है। हम्म। चलें, अगला आर्टिकल है सी थ्रू कैपेसिटर। करते हैं कल। लेस देन 1 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी। रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ मैं, ठीक है? तो ओके बेटा, थैंक यू सो मच।